तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो हमारा खनिज से जुड़ा हुआ खनिज पे हम चर्चा करेंगे। पहले हमने वन संसाधन पे चर्चा की, है ना, मृदा संसाधन पे चर्चा की, और अब खनिज संसाधन पे चर्चा करेंगे। और हाँ, इस हफ्ते मेरे ख्याल से शुक्रवार या शनिवार को करंट अफेयर की क्लास भी चलेगी, तो शुक्र शनिवार को आप लोगों को आना ही आना है। ठीक है। आप देखते हैं कितना कंटेंट है, किस हिसाब से है उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। परसों ही देख लिया तुमने स्टेटस कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने तो देखा नहीं था क्वेश्चन पेपर, लेकिन एक स्टूडेंट है अंकित, वो बता रहा था कि सर इतने क्वेश्चन आ रखे थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का सेशन। जितना मैं खोजबीन करता हूँ तो वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो फिर क्या फायदा है ना। यूट्यूब के बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और तुम तो हमारे अपने संस्थान के बच्चे, तो इसका फायदा उठाओ। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, इंसान नंबर सिस्टम पे जाता है, जहां ज्यादा भीड़ है लोग वहां जाते हैं, पता नहीं क्यों क्वालिटी पे नहीं जाते लोग। अब मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर आ जाओ। खनिज, खनिज पे चर्चा करेंगे। खनिज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि अक्सर ये डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जहां पे भी डेटा मिलेगा उस पे एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, किस किताब से पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो खनिज सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का। वो डेवलप तभी हो सकता है जब वहां पे खनिज हो। अगर खनिज की कमी है, मिनरल्स, तो वो देश पिछड़ा हुआ रह सकता है। क्योंकि खाली 3 सेक्टर होते हैं ना, एक होता है कृषि, ठीक है, उसके अलावा खनिज, और फिर इसी खनिज पे जुड़ा हुआ है उद्योग, और फिर व्यापार, सेवा क्षेत्र। ये मुख्य मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इनमें से किसी देश के पास कितनी भी एग्रीकल्चर हो, उतना डेवलप नहीं हो सकता है जब तक उस देश के पास खनिज ना हो। क्यों? क्योंकि खनिज पे ही उद्योग टिका हुआ है। आयरन फैक्ट्री, चाहे वो तुम्हारी गाड़ी की फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, वो कहीं ना कहीं मिनरल से जुड़ी हुई है। अरे चूने की फैक्ट्री का सिंपल सा एग्जांपल ले लो, या फिर ये पेंट का ले लो, ये भी तो चूना है, तो ये भी तो कहीं से खनिज है। सीमेंट की फैक्ट्री इस पे टिकी हुई है, खनिज पे टिकी हुई है। यहाँ तक कि कार की फैक्ट्री खनिज पे टिकी हुई है। तो मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो ट्रेड है, जब किसी चीज को बनाएंगे तभी तो व्यापार कर पाएंगे, है ना। तो सेवा क्षेत्र के लिए, बेसिक चीजों के लिए हर जगह खनिज सबसे बेसिक चीज है, यही हमारा उद्योग का आधार है। इसीलिए खनिज सबसे इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में इसकी जो टेंडेंसी है उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से खनिजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिजों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड में, है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है खनिज? क्योंकि इसका डेटा बहुत या तो छितरा बितरा है, तो इसलिए टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो खनिजों से रिलेटेड जो भी डेटा है उस पर चर्चा करेंगे हम। और उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो खनिज है, उनकी दृष्टि से आप कह सकते हो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक, है ना। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में जैसे कि आप ले सकते हैं तांबा, लोहा, सोना, चांदी वगैरह। और अधात्विक खनिज में जो धातु नहीं है, जैसे कि चूना, संगमरमर, स्लेट, खड़िया, सोपस्टोन, ये सारे क्या हो गए? अधात्विक खनिज हो गए, है ना। जिनमें तन्यता होती है वो धात्विक खनिज अतन्य होते हैं, और अन्य सारी प्रॉपर्टीज अधात्विक खनिज के। तो जो धात्विक खनिज है ये उत्तराखंड में थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अधात्विक खनिज, ये उत्तराखंड में थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हम चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से खनिज उत्तराखंड में कम है, कौन कौन से ज्यादा है। अब जैसे धात्विक खनिज में पहला खनिज पे ही चर्चा कर लेते हैं। एक है लोहा। लोहा हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोहा, है ना। लोहा बेस है किसी भी चीज का। तुम्हारी घड़ी से लेके तुम्हारे फोन, तुम्हारे कार, एरोप्लेन तक में सब में लोहा लगता है। तो लोहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में लोहा उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है जितना हमें लगता है। तो एक जिला है नैनीताल, एक तो ये, और कुछ गढ़वाल के जिले हैं। गढ़वाल में भी, चमोली में थोड़ा लोहा मिलता है। और ये मिलता है मोहन खाल वाला एरिया। मोहन खाल की एक बेल्ट है, यहाँ पे खनिज मिलते हैं। ठीक है। तो एक तो मोहन खाल है चमोली में, वहां पे नैनीताल में 2 प्रमुख स्थान है जहां से लोहा मिलता है। एक है काला ढूंगी का एरिया, काला ढूंगी,
ठीक है। और एक और एरिया है वो है रामगढ़। रामगढ़ और कालागढ़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में आयरन ओर के लिए, और दूसरा चमोली का मोहन खाल। ठीक है, तो इन एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए बोल रहा हूं कि अन्य जगह पे उत्तराखंड में कम आपको लोहे का ओर मिलेगा। ओर मतलब जानते हो ना, आयस, कच्चा लोहा, है ना। लेकिन जो सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है आपको पता है, एक होता है हेमेटाइट और एक और लोहा होता है उसका नाम है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो प्रकार के जो आयरन ओर है, कच्चा लोहा है, ये उत्तम प्रकार का है और यही मिलता है नैनीताल में। नैनीताल के कौन से स्थान पे? काला डूंगी और रामगढ़, काला डूंगी और रामगढ़ में। और उसमें भी काला डूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसका एक तो नाम से पता चल जाएगा तुम्हें कि ये आयरन ओर का क्षेत्र रहा होगा, मैंने पहले भी बताया होगा शायद, और नहीं भी बताया तो एक तो काला डूंगा, काला मतलब ब्लैक कलर, और डूंगा मतलब पत्थर, तो काला डूंगा, काला पत्थर, इसका मतलब क्या है, उसमें लोह का तत्व है इसीलिए वो पत्थर काला है, समझ रहे हो, उसमें लोह का तत्व है इसीलिए वो पत्थर काला है, इसीलिए इसका नाम काला डूंगी पड़ा। इसका मतलब ये लोह के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अंग्रेजों के समय का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, 1858 में हेनरी रैमजे करके एक कमिश्नर थे कुमाऊं के, इस हेनरी रैमजे के समय में 1858 में एक भट्टी बनी, और ये भट्टी बनी कहां पे, काला डूंगी एरिया में। इस काला डूंगी एरिया में 1858 में एक भट्टी बनी, और इस भट्टी में लोहे को गलाया जाता था, ट्रेन के लिए यूज होता था, क्योंकि उस समय ये दौर वही है, ये देखो 1858 का टाइम पीरियड ट्रेन का दौर है, 1853 से ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है भारत में। तो काला डूंगी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भट्टी बनाई गई, यहाँ पे आसपास के जंगल को काटते थे और आयरन ओर गला के आसपास ले जाते थे, समझ में आई, इसीलिए काठ गोदाम तक वो ट्रेन गई है, काठ गोदाम, क्योंकि यहाँ पे एक तो लोहा था, दूसरा लकड़ी था। और जब इस क्षेत्र में एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मैंने कहा ना कि अब ये भट्टी है, तो इस भट्टी को गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, इस भट्टी के अंदर क्या डालेंगे गर्म करने के लिए, लकड़ी, कोयला, उसको जलाएंगे और फिर लोहे को पिघलाएंगे। और लकड़ी कहां से आएगी, पेड़ों से आएगी, और इसीलिए पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई हुई। और फिर क्योंकि हेनरी रैमजे थोड़ा सा कैसा व्यक्ति था, नरम दिल वाला था, थोड़ा कुमाऊं के प्रति संवेदना रखता था, उत्तराखंड के प्रति संवेदना रखता था, इसीलिए 1878 में इन्होंने ये जो भट्टी है इसको बंद करवा दिया। अभी भी देखोगे आप तो एक हेरिटेज साइट के रूप में राम ये काला डूंगी में ये भट्टी देखने को मिलेगी, बहुत सारी भट्टियां हैं, 3-4 भट्टियां ऐसी, तो वहां पे देखोगे आप तो कहां पे, काला डूंगी में, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मैंने क्यों बताया डिटेल में, क्योंकि ये जो लोहा है नैनीताल में काला डूंगी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक भट्टी है, फॉन्टेनरी है, जिसे इंग्लिश में फॉन्टेनरी कहते हैं। गढ़वाल चमोली में मोहन खाल में एक संभावनाएं हैं, वहां पे हमको देखने को मिला, कहां पे, गढ़वाल चमोली में, है ना। तो उसके अलावा और भी थोड़े बहुत क्षेत्र हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, तो मैंने क्या बताया, मोटे मोटे तौर पे लोहा दो जगह पे मिला, एक मिला नैनीताल में और दूसरा चमोली के मोहन खाल में, फिर भी आ सकता है चमोली के मोहन खाल में, अभी याद करना है इसको, है ना। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और आप देखेंगे तो एक और जिला है टिहरी, जहां पे थोड़ा बहुत लोहे के निक्षेप मिले हैं, टिहरी में लोहे के निक्षेप मिले, ठीक है। परीक्षा वाणी बाद में देख लेना, परीक्षा वाणी में अभी उतना नहीं होगा, ठीक है। तो एक हमारे लिए धात्विक खनिज है, जो मेटेलिक खनिज, लोहा इंपॉर्टेंट है, लोहे में बहुत कम स्थान है इसीलिए ज्यादा याद रखना जरूरी है। तो नैनीताल याद रखना है तुम्हें, चमोली याद रखना है, टिहरी याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार नैनीताल को याद रखना है, नैनीताल में 2 जगह काला डूंगी और रामगढ़ याद रखना है। काला डूंगी सबसे ज्यादा याद रखना है, क्यों याद रखना है काला डूंगी, क्योंकि यहाँ पे भट्टी भी है। दूसरा नंबर पे चमोली का मोहन खाल याद रख सकते हो कि मोहन खाल कहाँ पे है। अब जो अगला है उस पर हम चर्चा करेंगे, तांबा, तांबे की फैक्ट्री या तांबा के खान। तो तांबा आपको पता है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अगर हम देखें तो दोनों कमिश्नरी में सबसे ज्यादा जो तांबा होता है प्रोड्यूस, वो है कुमाऊं में होता है, और एज कंपेयर टू गढ़वाल। लेकिन गढ़वाल में भी कुछ जिले हैं जहां पे तांबा है, लेकिन कुमाऊं में सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा अल्मोड़ा तो पूरा का पूरा ताम्र नगरी इसी तांबे की खान पे आधारित है। तो एक तो
अल्मोड़ा वाला एरिया है, दूसरा थोड़ा बहुत नैनीताल वाला एरिया है, तांबे से जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए तो ये अल्मोड़ा वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे टमटा समुदाय इस तांबे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे तांबे के पूरे बर्तन बनाने का काम टमटा समुदाय का है। और फिर उनके जहां पे आवास है, पूरा एरिया ही जहां पे ये आवास है, यस, जो आवास है टमटा समुदाय के, इस पूरे मोहल्ले को एक नाम दिया गया हमने, टमट्यूड़ा। ठीक है, तो ये टमटा समुदाय अल्मोड़ा से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा नैनीताल वाला एरिया भी जुड़ा हुआ है ना। उसके अलावा एक और एरिया गढ़वाल से अगर चर्चा करें, गढ़वाल में जो आपको याद रखना है, एक तो अल्मोड़ा याद रखना है, दूसरा गढ़वाल में जो याद रखना है चमोली का रीजन। चमोली क्यों है इंपॉर्टेंट गढ़वाल में? चमोली इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों कि अंग्रेजों के समय से गढ़वाल में एक रीजन है, चमोली में गौचर वाला एरिया है। जो गौचर आपको पता है ना, अभी मेला लगा था वहां 10-15 दिन पहले, है ना, गौचर का फेमस मेला है। तो ये जो गौचर वाला एरिया है, यहाँ पे तांबे की खाने हैं। क्या है? तांबे की खान। और ये जो तांबे की खानी है अंग्रेजों के समय से ऊपर है, बहुत ऊपर गांव। तो वहां पे एक तो चमोली में अंग्रेजों के समय से गौचर से तांबा निकाला जाता था, गौचर से। तो ये गौचर याद रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। और वो भी कौन सा एरिया है गौचर में? धनपुर डोबरी वाला एरिया। गौचर में कौन सा एरिया? धनपुर डोबरी। बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, किताबों में अक्सर देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, तो धनपुर डोबरी याद रखना है ना। तो तांबे के लिए एक तो अल्मोड़ा वाला रीजन, दूसरा धनपुर डोबरी वाला, ये इंपॉर्टेंट रीजन है ना। उसके अलावा वो मैंने कहा ना मोहन खाल चमोली में, तो मोहन खाल में खनिजों की थोड़ा मिक्स खनिज है। यहाँ पे लोहा भी पाया जाता है, यहाँ पे तांबे की संभावनाएं भी है। तो दो स्थान हो गए हमारे पास, एक तो गौचर का धनपुर डोबरी वाला एरिया है जहां पे तांबा इंपॉर्टेंट है, दूसरा मोहन खाल वाला एरिया है जहां पे हमको तांबा देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और एरिया है, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का जो बॉर्डर है, इसमें है नागनाथ पोखरी। तो ये वाली बेल्ट भी है जहां पे थोड़ा बहुत तांबे की संभावना है। देखो इतना ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम है ना। तो थोड़ा थोड़ा, एक तो हो गया गौचर धनपुर वाला एरिया, दूसरा मोहन खाल वाला एरिया, तीसरा नागनाथ पोखरी वाला एरिया। अच्छा, इन सब एरिया में हमको तांबा देखने को मिलता है। और नैनीताल में भी थोड़ा सा वही वाला रामगढ़ वाला एरिया, और कुछ है नहीं इसमें, तो नैनीताल में वही रामगढ़ वाला एरिया। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो ये चीज अभी देख लो, जरा स्क्रीन पे देख लो कि कौन कौन सा एरिया है। गुड मॉर्निंग बीको जी, भिवन दास जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतना देख लिया। तो मैंने क्या बताया, एक अल्मोड़ा टमटा समुदाय वाला, अल्मोड़ा वाला रीजन, दूसरा नैनीताल वाला रीजन, तीसरा चमोली में एक धनपुर डोबरी वाला, मोहन खाल वाला, नागनाथ पोखरी वाला। अच्छा, अल्मोड़ा में भी ना कहाँ पे मिलता है, तो आपने नाम देखा ही होगा, झिरौली नाम सुना है? झिरौली तो कई बार सुना होगा आपने। ये जो मैग्नेसाइट है, मैग्नेसाइट झिरौली में तो पाया जाता है। तो झिरौली का मैग्नेसाइट वाला एरिया है, वहीं पे तांबा भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो झिरौली का मैग्नेसाइट वाला जो एरिया है यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा बागेश्वर, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, जो कुमाऊं रीजन में है, बागेश्वर में एक स्थान है जिसका नाम है थैली पाटन। ऐसे याद रखो कि थैली में तांबा लेके जा रहे हैं बागेश्वर से। तो थैली पाटन, बागेश्वर का थैली पाटन वाला एरिया है जहां पे भी तांबा पाया जाता है ना। तो एक थैली पाटन एरिया बागेश्वर में, झिरौली वाला एरिया अल्मोड़ा में, नैनीताल का रामगढ़ वाला एरिया, चमोली में गौचर धनपुर डोबरी वाला एरिया, मोहन खाल वाला एरिया, और नागनाथ पोखरी वाला एरिया। इतना एरिया आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में, है ना। हालांकि ये इसका मतलब इतने बड़े नाम है, लेकिन है थोड़ा थोड़ा, बहुत कम। अगर एक दिन में 100 किलो भी निकल जाए तो वो भी बड़ी बात है।
इतना। तांबा बहुत कम है उत्तराखंड में, वो कोई भी खनिज, ये जो धात्विक खनिज है बहुत कम है, लेकिन फिर भी, है ना। अब देखो, अब हम अधात्विक खनिज पे आ जाते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे धात्विक खनिज जो प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, है ना। नॉन मेटेलिक अधात्विक में कौन सा, जैसे गंधक, गंधक, है ना। हाँ, धनपुर ना, तो तुमने कहाँ पे देखा है परीक्षावाणी में? नेक्स्ट देखो, आज एक ब्लॉग है मेरे ख्याल से 29-30 मिनट का है, धनपुर तांबा का प्राचीन उत्पादक, ऐसे कुछ डालना यूट्यूब पे, तो तुम्हें अपने आप ही वो वीडियो मिल जाएगी। और उसमें देखना तुम, गौचर के आसपास है वो, गांव का प्रॉपर नाम है, वहां पे पूरा दिखाते हैं वो किस प्रकार से। तो किताबों में जरूरी नहीं सही हो, मैंने वो फैक्ट लिए हैं, मतलब इसलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत खोजबीन करता हूँ तुम्हारे लिए डेटा देने के लिए। तो जो ये डेटा दिया गया है वो वहां का लोकल व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र में गए हैं, पर्टिकुलर मैंने वीडियो देखी कि वहां पे वो गए हैं, वहां पे वो देख रहे हैं कि अच्छा ये वाला गाँव है जहाँ पे क्या हो रहा है, तांबा निकाला जाता था अंग्रेजों के समय में, है ना। हाँ, मतलब देखो, एक तो ये कारण हो सकता है कि पहले पूरा जो गढ़वाल रीजन था वो पौड़ी के अंदर ही आता था, टिहरी के अलावा, टिहरी उत्तरकाशी के अलावा, इसीलिए शायद वो गढ़वाल लिखा गया है। तो पुराने परीक्षा के जो मतलब शोधार्थी हैं उनकी बातों को टेप 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 करके आगे तक नए लेखक लिख रहे हैं। जैसे कि ये जो बागेश्वर वाला एरिया है, कौसानी को कई जगह परीक्षा वाणी में क्या लिखा है, अल्मोड़ा में लिखा है वो बागेश्वर में। तो वैसे ही कुछ, हाँ, पुराना डेटा कुल मिला के जो धनपुर वाला एरिया 100% वो चमोली में है, गौचर वाला एरिया, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर गौचर लिखा, किताब में नहीं लिखा होगा गौचर, है ना, इसीलिए बता रहा हूँ, वो खाली गढ़वाल लिखा है उस पर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ गंधक। अरे गंधक तो जानता ही हो, गंधक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो सहज धारा में, तो तुम जब नहाते हो, क्या चीज, हाँ, लेकिन गंधक को क्या कहते हैं, अबरक, अबरक कहते हैं ना शायद। चलो जो भी है, आ जाओ गंधक पे। गंधक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? गंधक सबसे पहले तो 1957 के समय में जो चमोली में ही एरिया है, नंद प्रयाग वाला एरिया, गंधक का जो एरिया है नंद प्रयाग में, 1957 में यहाँ पे एक नदी है रूप गंगा, रूप गंगा की जो घाटी है, इस घाटी में गंधक के कुछ साक्ष्य मिले हमें, है ना। और जो एग्जैक्ट अगर आपको गांव देखना है, एग्जैक्ट जो गांव है सुदौल गांव, सुदौल चमोली में, इस वाले एरिया में, है ना। तो सुदौल के आसपास जो स्फटिक है, स्फटिक भी कहते हैं इसे, स्फटिक के प्रमाण देखने को मिले, हिस्ट्री बता रहा हूं। 1957 में नंद प्रयाग के रूप गंगा घाटी के सुदौल गांव में हमको इसके प्रमाण देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा आपको पता है गंधक के प्रमुख रूप से 2-3 जगह है जो उत्तराखंड में भी वर्तमान में है, सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो है सहस्त्रधारा, सहस्त्र धारा, सहस्त्रधारा, ये जो नदी है पूरे उस क्षेत्र, उस बेल्ट को क्या कहा जाता है कि इसमें गंधक है, स्फटिक है, इसीलिए जब आप नहाते हैं तो आपका जो चर्म रोग है, बॉडी में स्किन रिलेटेड जो डिजीज है वो कम हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें गंधक है। तो एक इसका तो प्रमाण मिलता है सहस्त्रधारा वाला जो पूरा रीजन है वहां पे, है ना। उसके अलावा जो चमोली है, यहाँ पे गंधक का कहाँ कहाँ पे प्रमाण है चमोली में? चमोली में एक तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये नंद प्रयाग वाला एरिया है ना, रूप गंगा घाटी वाला एरिया। दूसरा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का नाम तो सुना ही है, और बद्रीनाथ में कुंड है जिसको आप क्या कहते हो, तप्त कुंड। तो इस तप्त कुंड में भी कहते हैं कि गंधक युक्त जल है, इसीलिए लोग वहां पे डुबकी लगाते नहाते। तो इस तप्त कुंड में, है ना, तो गंधक युक्त जल है जिसका लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नहाने के लिए। दूसरा एक और जगह है तप्त कुंड नाम से ही चमोली में, वहां पे भी लोग इस गंधक युक्त जल का यूज करते हैं। और ये दूसरा जो तप्त कुंड है ना चमोली में, ये तपोवन वाला जो लाता वाला एरिया है, तपोवन लाता, वही गौरा देवी वाला एरिया, गौरा देवी का क्षेत्र लाता। तो यहाँ पे तपोवन में भी एक तप्त कुंड है चमोली में, दूसरा चमोली के बद्रीनाथ में है, तीसरा नंद प्रयाग में। उसके अलावा एक और जो लास्ट हमारे पास है उत्तर काशी, उत्तर काशी में एक मंदिर है यमुनोत्री मंदिर, और इस यमुनोत्री मंदिर में भी एक कुंड है, इसका नाम आपने सुना होगा सूर्य कुंड, है ना।
तो सूर्य कुंड में भी गंधक युक्त जल है, जहां पे भी आप कह सकते हैं कि गंधक पाया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे जो स्फटिक है ये गंधक है। 1957 में नंदप्रयाग में रूप गंगा घाटी में खोज हुई। उसके बाद 3 जिले इंपॉर्टेंट है गंधक के लिए। एक सहज धारा के जल में पाया जाता है, दूसरा चमोली में पाया जाता है, तीसरा उत्तरकाशी में पाया जाता है। चमोली में नंदप्रयाग, बद्रीनाथ, तपोवन। ठीक है, तो इन 3 जगह पे हमारे पास गंधक के प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक तो ये हो गया अधात्विक खनिज में। दूसरा एक और खनिज है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, ये है चूना, कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम चूना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि एक तो खेती बाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। सीमेंट उद्योग में चूना यूज होता है रॉ मटेरियल के रूप में, होता है कि नहीं होता है ना? उसके अलावा अन्य इंडस्ट्री में भी चूना रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, इसीलिए चूना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीमेंट उद्योग हो, चाहे वो पेंट उद्योग हो, चाहे वो अन्य उद्योग हो, उसमें कॉस्मेटिक उद्योग में, है ना, चूना रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मोटे तौर पे जो हमारे में राज्य में चूने के भंडार है, एक तो है वो देहरादून वाला एरिया, दूसरा जो एरिया है कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, एक तो है देहरादून, दूसरा एरिया है जो मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टिहरी। टिहरी में है, और उसके अलावा एक और जो एरिया है चमोली, और छोटे मोटे कई और एरिया हैं। लगभग उत्तराखंड में ही पाया जाता है। कभी चूना शुद्ध रूप से मिलता है तो कभी कमेडे के रूप में मिलता है, या जो भी हो। तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है चूना के उत्तराखंड में, है ना। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है पहले नंबर पे, वो होता है देहरादून में। चूने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है देहरादून में। तो इस देहरादून में कुछ खान है, उन पर चर्चा करेंगे हम कि देहरादून में कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे चूना मिलता है ना। जैसे कि जो देहरादून में पहला एरिया है वो है मंदारम क्षेत्र। नाम तो सुना ही है आपने परीक्षावाणी में, है ना। ये मंदारम कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये कालसी वाला एरिया है, कालसी के निकट। कालसी कहाँ पे? ये जो अशोका शिलालेख विकास नगर वाला एरिया है ना, उस क्षेत्र में, मंदारम वाले क्षेत्र में चूने के काफी भंडार देखने को मिलते हैं आपको देहरादून में, है ना। तो ये चूने का भंडार वाला एरिया है, कालसी वाला एरिया, कालसी से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे चूना मिलता है। और ये जो मिलता है, कोई रॉ मटेरियल तो लिखा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता है कि इस वाले मंदारम वाले रीजन से ही हमने इसीलिए सीमेंट फैक्ट्री के टाइम पे देखा था, आपने सीमेंट उद्योग के समय में देखा होगा, है ना, कि सीमेंट में कच्चे माल के तौर पे, अरे सीमेंट तो मसाला बनाने के बाद थोड़ी देर बाद चिपक जाता है ना। क्यों चिपकता है वो? क्योंकि एक तो सीमेंट में होता है चूना, उसके अलावा होता है जो उसको थोड़ा सा ग्रे कलर का कर देता है, वो कर देता है कोयला, और अन्य चीजें होती हैं। इसी कारण से सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह काम करता है, चिपक जाता है। तो चूना इसके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, इसीलिए तो उत्तराखंड में काफी फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की। तो एक तो मंदारम वाला रीजन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो रीजन है वो है मित्रों डोईवाला। डोईवाला वाला रीजन, है ना। डोईवाला वाला रीजन आपको पता ही है कहाँ पे है। जब आप यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश के लिए, तो बीच में आपको एक क्षेत्र मिलेगा डोईवाला। तो उस डोईवाला वाले क्षेत्र में आपको चूने के भंडार देखने को मिलेंगे, है ना। और ये जो पाया जाता है एक्चुअल में ना, कोई भी और हो, अयस्क हो, कच्चा खनिज हो, तो वो पाया जाता है चट्टानों में। और वो चट्टान, जैसे कि ये चट्टान है माना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि अगर माना ये चूने की चट्टान है, 100% चूना थोड़ी होगा इसमें। क्या होगा इसमें? तो थोड़ा अन्य मटेरियल भी होगा इसमें मिला जुला, उसको फिर अलग करेंगे, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल है, इसको जो ओर कहते हैं आप, ये जो ओर है, अयस्क है, ये अयस्क कौन सा है चूने का, जो यहाँ पे पाया जाता है डोलामाइट की चट्टान पे। तो इस डोलामाइट से कई अन्य खनिज भी निकाले जाते हैं और चूना भी निकाला जाता है। तो ये जो डोई वाला रीजन है, यहाँ पे डोलामाइट की जो रॉ मटेरियल है अयस्क है, डोलामाइट से निकाला जाता है। अच्छा, इसी डोई वाला के कारण बेस ही आपने देखा होगा कुआं वाला में सीमेंट की फैक्ट्री है, और इसके आसपास जो सीमेंट की फैक्ट्री है, तो वो इसी कारण है, क्योंकि यहाँ पे डोई वाला में हमको सीमेंट मिलता है ना। सॉरी, ये
चूना मिलता है 1.3। जो अगला क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा ऋषिकेश वाला क्षेत्र। ऋषिकेश वाले क्षेत्र में भी हमको चूना देखने को मिलता है। ऋषिकेश में कई छोटे छोटे एरिया हैं जिनका नाम आपने जैसे सुना ही होगा, फिर भी एक बार को मैं बोल देता हूं। जैसे नीलकंठ वाला एरिया सुना है, जो थोड़ा पौड़ी में भी आता है ना, आता ये पौड़ी में ही है, लेकिन ऋषिकेश वाला जो जोन है वो आ गया नीलकंठ वाला जोन। उसके अलावा पंठरानु, ये मैंने भी नहीं सुना है, अगर कोई लोकल है तो बता देना आप मुझे कि कहाँ पे है ये पंठरानु वाला एरिया। उसके अलावा एक एरिया है बेली, और उसके अलावा एक और एरिया है भाटसी गांव। तो ऋषिकेश में ये एरिया है आसपास जहां पे ये कैल्शियम यानी कि चूना पाया जाता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे चूने के 2-3 इंपॉर्टेंट एरिया हैं। पहले तो 3 जिले, देहरादून, टिहरी, चमोली, और फिर इसमें थोड़ा सा पौड़ी भी आ गया, क्योंकि जो नीलकंठ वाला एरिया है ना वो पौड़ी में ही आता है। अब देहरादून में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा एक मंदारम क्षेत्र कालसी वाला एरिया है ना, तो सीमेंट कच्चे माल के रूप में। दूसरा डोई वाला रीजन, यहाँ पे डोलामाइट के क्षेत्र में मिलता है, इसीलिए कुआं वाला सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। ऋषिकेश में नीलकंठ, पंठरानु, बेली और भाटसी वाला एरिया है ना। थोड़ा सा जैसा भी लगे लेकिन याद करना ही करना है। अच्छा, उसके अलावा जो ये टिहरी वाला रीजन देखा हमने, इस टिहरी वाले रीजन में, तो इस टिहरी वाले रीजन में कहां पे मिलता है आपको? आपने नाम सुना है आगरा खाल, नाम सुना है? तो ये जो आगरा खाल वाला रीजन है, टिहरी वालों ने तो सुना ही होगा, अन्य लोगों ने, है ना। आगरा खाल है एक टिहरी में, यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा नागनी आपने नाम सुना होगा, आम सिरा के आगे है ना वो नागनी। तो आगरा खाल, नागनी और लो रानी, इस वाले रीजन में आपको मिलेगा चूने का भंडार देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया नरेंद्र शाह का, आपने देखा ही होगा, नाम सुना ही होगा, नरेंद्र नगर। तो ये वाला रीजन भी आपको चूने के भंडार के रूप में देखने को मिलेगा टिहरी में। आगरा खाल, नागनी, लोरानी, नरेंद्र नगर वाला रीजन। अच्छा, जो उत्तम कोटि का हमारे पास चूना है, उत्तम कोटि का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का चूना, तो 2 जगह मिलता है। एक तो मिलता है रुद्रप्रयाग में और दूसरा मिलता है पीपल कोटि में। तो एक तो चमोली में मिलता है और दूसरा रुद्रप्रयाग में। तो उत्तम कोटि का जो चूना मिलेगा हमको, उत्तम कोटि का चूना एक रुद्रप्रयाग में उत्तम कोटि का चूना मिलता है, दूसरा पीपल कोटि चमोली में देखने को मिलता है। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि अगर एक भी प्रश्न इससे डिटेल में आएगा तो क्लियर होना चाहिए। उत्तम कोटि का पीपल कोटि और रुद्रप्रयाग से मिलता है, जो कि कैसा होगा? डोलामाइट की चट्टानों में होगा। ये जो ओर होगा ये अयस्क होगा, डोलामाइट में होगा, और थोड़ा सा क्रीम कलर का होगा। डोलामाइट की चट्टान में होगा, बिल्कुल सफेद नहीं होगा, सफेद से थोड़ा सा क्रीम कलर में होगा। ठीक है, तो मैंने चूना पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए किया है मित्रों, क्योंकि चूना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में आपके जो घर की लीपा पोती होती थी, कमेड़े से, चूने से तो होती थी, है ना। तो इसीलिए उत्तराखंड का ये बेसिक खनिज है, इसको याद रखना है। चूना, देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, है ना। देहरादून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मंदारम, डोई वाला क्षेत्र और ऋषिकेश वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा टिहरी में आगरा खाल, नागनी, लोरानी, नरेंद्र नगर वाला क्षेत्र। चमोली वाला क्षेत्र, चमोली में उत्तम कोटि का और रुद्रप्रयाग में। ये जो पीपल कोटि है ना, ये चमोली में ही है। ठीक है, अगर मैंने मेंशन नहीं किया है तो ये जो पीपल कोटि है चमोली में ही है ना। तो पीपल कोटि वाला एरिया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, पीपल डाली। पीपल जो डाली है, अगर डाली होगी पीपल डाली, तो याद रखना टिहरी में पीपल डाली, टिहरी में पीपल का पेड़, डाली मतलब पेड़ होगा ना, पीपल डाली, पीपल का पेड़ है वहां पे सड़क में, तो पीपल डाली टिहरी में और पीपल कोटि चमोली में। तो पीपल कोटि वाला रीजन और रुद्रप्रयाग वाला रीजन उत्तम कोटि के चूने के लिए मशहूर है, फेमस है। ठीक है, इतना खनिज आपको याद रखने हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ मैसेज है। राखी जी, सर गुड मॉर्निंग, सर ग्रुप सी का एग्जाम कब है? अच्छा, ये वीडियो वाला एक बोल रहे होंगे आप। देखो, अभी सीबीआई की जांच चल रही है। कल परसों की आपने न्यूज देखी होगी कि जो सुमन थी, प्रोफेसर सुमन, उनको भी
फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है कि वो कांटेक्ट में थे 755 से लेके, फिर वो सारी चीजें चल रही है अभी। तो सीबीआई की जांच के मेरे ख्याल से बीच में तो कराएगा नहीं आयोग। संभावनाएं हैं अगर सीबीआई इस महीने तक जांच पूरी कर देता है, अपनी रिपोर्ट दे देता है, तो जनवरी में पेपर होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि तैयारी में इतना ज्यादा रहो कि आयोग तुम्हें शॉकिंग न्यूज देगा। आयोग तुरंत पेपर करवाएगा, 15, 20, 30 दिन का समय देगा, फिर उस दिन हाथ पे हाथ धर के मत बैठने कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यूके ट्रिपल एससी को पिछले 1-2 साल से जब एनालाइज करना शुरू किया तो देखा मैंने ट्रेंड कि आयोग तुरंत करवा रहा है जो भी चीजें करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद भर्ती है तो अभी से विज्ञप्ति दे दी, विज्ञापन दे दिया कि तुम तैयारी करो, नहीं, 1-2 महीने पहले। तो इसीलिए तैयार रहना है ना। और ऊपर से आयोग की एक तो साख की बात है, दूसरा आयोग में वो वाली बात है ना कि तुमने हमें चैलेंज किया, अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। तो हाँ, पेपर कठिन तो बनेगा ही, लेकिन वो तुमको सरप्राइज करेंगे। तो कोशिश करना कि जनवरी में हो। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, होगा पेपर। क्यों होगा पेपर? एक तो अब अगले साल चुनाव है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हम वृद्ध लोगों को भी अपने साथ लेके आए वोट बैंक में, और परिवार वालों को लेके आए, और साथ में उन लोगों को भी लेके आए जो युवा है। युवा को भी अपने साथ लेके चलेगी, तो युवाओं को तब लेके चलेगी जब नौकरी के पिटारे खुलेंगे। नौकरी के पिटारे तब खुलेंगे जब टाइम पे भर्तियां होंगी। तो 12,000 एक तो वैकेंसीज आने वाली, दूसरा ये है ना। आई होप मैं आपका उत्तर दे पाया हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी करते रहो लगातार, चाहे जो भी मित्र देख रहा है, चाहे जो बाद में देखेगा या अभी देख रहा है, तैयारी पे छोड़नी नहीं है, लूज मत करना ग्रिप। अच्छा, आ जाओ खड़िया पे। खड़िया यही चूने से ही जुड़ा हुआ है, खलिया है ना। थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो जो खड़िया है उसका उपयोग भी कहाँ पे होता है? सीमेंट में होता है। सीमेंट में, क्योंकि चूने का हो रहा है तो उसके रॉ मटेरियल के तौर पे वैसे ही खड़िया का भी यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज होता है। और ये जो फेमस एरिया है गढ़वाल में और कुमाऊं में, दो फेमस एरिया कौन कौन से हैं खड़िया के? गढ़वाल में जो देहरादून वाला रीजन है, देहरादून वाला रीजन एक फेमस एरिया है खड़िया के लिए, है ना। देहरादून वाले रीजन में पाया जाता है। उसमें भी मसूरी के पास जो एरिया है, देहरादून में भी मसूरी टिहरी से जुड़ा हुआ जो एरिया है महागांव करके, वहां पे पाया जाता है। दे रखा है उस पुस्तक में, दे रखा है। तो खैर, क्योंकि देखो मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ, एक राजेंद्र बलोदी की किताब है परीक्षा वाणी है। अब इन दोनों किताबों में क्या है ना कि राजेंद्र बलोदी से परीक्षा वाणी ने टेप रखा है। हाँ हाँ, ऐसा है, जो अच्छी किताबें होती हैं। अब इसके बाद नहीं तो डेटा कहाँ से आएगा? तो मेन किताब को ले रहा हूँ इसीलिए। तो इस किताब से इस किताब में आ रखा है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो इस किताब का है, ना कि इस किताब का, है ना। तो पहले राजेंद्र बलोदी रेफरेंस जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको पढ़ो, ठीक है। तो देहरादून मसूरी वाला जो एरिया है, महागांव वाला एरिया है, वहां पे, और उसके अलावा क्यारकुली, यहाँ पे खड़िया पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्यारकुली महागांव वाला जो एरिया है यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा गढ़वाल में एक और टिहरी जिला इसी से जुड़ा हुआ, यहाँ पे जो सोंग घाटी वाला एरिया है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जो कुछ चीजें छूट रही है तो मुझे बताते हुए जाना, अगर तुम लोग देख रहे हो तो, है ना। तो सोंग घाटी वाला एरिया जो टिहरी में, देहरादून में, मसूरी में केयारकुली वाला एरिया, और महागांव वाला एरिया है जहाँ पे चूने के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है गढ़वाल रीजन में। कुमाऊं रीजन में जो लेटेस्ट डेटा है, हमने एक आंदोलन में देखा था, खीराकोट आंदोलन, वो इसी खड़िया से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो खड़िया है ये कुमाऊं में जो मेन रूप से पाई जाती है, बागेश्वर वाले रीजन में पाई जाती है, और दूसरी पिथौरागढ़ वाले रीजन में पाई जाती है। सबसे ज्यादा फेमस है पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। बागेश्वर वाला एरिया तो बहुत ज्यादा ही फेमस है। यहाँ पे लगभग 159 खान है पूरे बागेश्वर में, मतलब 100 प्लस है, सॉरी, है ना, 100 प्लस खान है। और उसी प्रकार से 39-40 के आसपास पिथौरागढ़ में भी है। तो बागेश्वर वाला रीजन तो बहुत ज्यादा फेमस है खड़िया के लिए। दूसरा पिथौरागढ़ वाला अवैध खनन इससे लगातार होता रहता है, और इसी खड़िया के विरोध के कारण ही बागेश्वर में आपने देखा 1970 के दशक में खीराकोट वन आंदोलन चला, है ना। खीराकोट खड़िया के खिलाफ आंदोलन चला 1970 के दशक में। कब चला था? 1900 एग्जैक्ट ईयर क्या है, भूल गए?
1977 से कटियार मिनरल्स नामक कंपनी ने उसको अलॉटमेंट हुआ था, है ना। और कब चला था? 1981 में। कौन थी मुखिया? मालती देवी, अरे भूलो मत। और वो मालती देवी हैं जिन्होंने राधा बहन जी को भी इसमें जोड़ा, राधा बहन भट्ट को भी इसमें जोड़ा, है ना। और साथ में एक और भट्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट, वो भी इसी आंदोलन में रहे, है ना। तो ये इसी से खड़िया से जुड़ा हुआ। अभी भी खड़िया एक हॉट टॉपिक है उत्तराखंड में, तो इससे भी बन सकती है संभावनाएं। तो खड़िया पे भी नजर रखना तुम लोग, खड़िया पे याद रखना है। उसके अलावा शैल खड़ी, इसी खड़ी से, इस खड़िया से जुड़ी हुई। तो खड़िया में मैंने क्या क्या बताया, फटाफट बता मुझे। एक तो गढ़वाल वाला रीजन, देहरादून में, मसूरी में महागांव और कयार कुली वाला, टिहरी में सोंग घाटी वाला एरिया, सोंग जो नदी है ना, बागेश्वर वाला रीजन और पिथौरागढ़ वाला रीजन, ये फेमस एरिया है। उसके अलावा जो मैंने बताया सेल खड़ी, ये भी खड़िया से ही है, इसी का अलाइड प्रोडक्ट है और इसका यूज भी वही होगा। बेसिकली इसका यूज भी कहां होगा, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, सीमेंट में इसका यूज हो रहा है। इसका यूज और कहां होगा? कागज इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, रसायन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में किसका? सेल खड़ी का यूज हो रहा है ना। तो रासायनिक इंडस्ट्री में कहां पे होगा? खाद बनाने के लिए, कागज उद्योग में और सीमेंट उद्योग में यूज होता है बेसिकली ये। और ये जो पाया जाता है ये भी वही वाला एरिया, देहरादून वाला एरिया, जहां पे हमने खड़िया देखा था। तो देहरादून वाले रीजन में ये पाया जाएगा सबसे प्रोमिनेंटली, सबसे इंपॉर्टेंटली, है ना। उसके अलावा गढ़वाल वाले रीजन में ही होता है, कुमाऊं वगैरह में नहीं होता है। तो ये हमारे मोटे मोटे, जिसपे हम डिटेल में जाएंगे। अब हल्का हल्का है कि कौन सा है, जैसे कोई खनिज है तो उस खनिज के एक दो जिले, बस ऐसे देखेंगे, एक खनिज एक दो जिले, खनिज कौन कौन से जिले में, तो ऐसे ऐसे करके अब हम जो हल्के हल्के खनिज है उन पे चर्चा करेंगे। अभी तक मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है वो खनिज ये थे, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोग साथ में अनुमान लगाते रहो तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। अब जैसे वही लाइम स्टोन है ना। अभी इस लाइम स्टोन पे हमने चर्चा की, तो ये कौन कौन से जिले हैं इसके? खड़िया, देखो परीक्षा वाणी में अलग अलग लिख रखा होगा, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया देहरादून, थोड़ी देर पहले पढ़ा। दूसरा मसूरी वाला रीजन है तो टिहरी, और बागेश्वर, किताब में बागेश्वर नहीं लिखा है, और पिथौरागढ़, ठीक है। तो याद रखो लाइमस्टोन खड़िया कहां कहां पे? देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़। दो गढ़वाल के अगल बगल में, देहरादून टिहरी और बागेश्वर पिथौरागढ़ अगल बगल में, ऐसे याद रखो लाइमस्टोन। अच्छा उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, डोलोमाइट ये खुद में तो यूज हो ही रहा है, साथ में ये चूने को भी अपने साथ लेके रखता है ना। तो जो डोलोमाइट है ये कहां कहां होगा बताओ? सेम देहरादून में, वेरी गुड, क्योंकि चूने से जुड़ा हुआ है तो इसी से कॉमन सेंस लगा सकते हो तुम। देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ और बागेश्वर सेम सेम इसी से जुड़ा हुआ है ना, अलाइड प्रोडक्ट है। अरे मैंने क्या कहा, डोलोमाइट से चूना भी निकल रहा है, खड़िया भी निकल रहा है ना। तो डोलोमाइट एक कंपाउंड प्रोडक्ट मान लो। उसके अलावा मैग्नेसाइट, ये तो इजी है, यस मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट के जिले कौन कौन से हैं, अनुमान लगाओ। हाँ पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उसी के आसपास के जिले, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बीच में एक जिला बागेश्वर, है ना, बागेश्वर वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और लास्ट उसी से जुड़ा हुआ पिथौरागढ़ के बगल में चमोली। अच्छा पिथौरागढ़ में आपको पता है कौन सा वाला एरिया? चांडाक वाला एरिया। और अल्मोड़ा में कौन सा एरिया? झिरौली। थोड़ी देर पहले भी हमने झिरौली का जिक्र देखा तांबा के समय में, है ना। तो ये तांबा के लिए भी है झिरौली और मैग्नेसाइट के लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके अलावा फास्फोराइट करके एक खनिज है, फास्फोराइट, इसके बारे में बताओ ये किन किन जिलों में होगा, कोई अनुमान लगाओ। ये मुख्य रूप से जो देहरादून और टिहरी वाला एरिया है ना, ये ज्यादा फेमस है, देहरादून और टिहरी में फास्फोराइट, देहरादून और टिहरी में। अच्छा एक दो और बोल रहा हूं, बेस मेटल्स,
ये इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका तो हम इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। तो उत्तराखंड में बेस मेटल पाया जाता है, किन किन जिलों में पाया जाता होगा, वही मोटे मोटे तौर पे, एक तो अल्मोड़ा में पाया जाता है बेस मेटल, दूसरा चमोली में, और जैसे कि देहरादून परिपाटी है तो देहरादून भी है, तो देहरादून, अल्मोड़ा, उसके अलावा नैनीताल, वहां पे दे रखा है। हाँ मित्रों, तुम्हारी पुस्तकों में पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़। देखो मैं इनको अभी स्टार मार्क भी करूंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से तुम याद करना। अभी बोझिल हो सकता है ये तुम्हें, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वैसे लग सकता है, लेकिन फिर भी एक सिलिका सैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बस 2 ही जिलों में सिलिका सैंड, अनुमान लगाओ किन किन 2 जिलों में हो गए। टिहरी, बिल्कुल अपने जिला पहले रखना चाहिए, उत्तरकाशी और देहरादून। बिल्कुल, देहरादून में देखो ये जो सैंड है, चूना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है ना, तो सिलिका सैंड। अच्छा, बेराइट्स, बेराइट्स बस एक ही जिले में है, कहां पे होगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं, देहरादून में बेराइट्स है ना। तो बेराइट्स देहरादून में है। उसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो तुम जानते ही होगे, जैसे ये है पेन, वैसे हमारी पेंसिल होती थी, पेंसिल के अंदर वो जो काला काला कलर है ना, वो ग्रेफाइट ही है जो बाद में जाके कोयले में तब्दील होता है, और कोयला ही बाद में जाके हीरा बनता है ना। तो अभी तुम कोयले वाली प्रोसेस में हो, ठीक है, तो अपने आप को तपाओ, मेहनत करो, फिर तुम हीरा बनोगे एक दिन। तो ये वही ग्रेफाइट है। हो सकता है कुछ लोग अभी ग्रेफाइट हो, है ना। चलो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बता मुझे, कहाँ कहाँ पे हो तुम लोग, कहाँ कहाँ पे है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट है एक तो अल्मोड़ा में, हर बार देहरादून ना, अल्मोड़ा, नैनीताल, और लास्ट है पौड़ी। अभी मैं बताऊंगा भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, फिलहाल तुम देखते रहो बस। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट बस ऐसे याद रखो, पेंसिल के अंदर वाला, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी में। स्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, स्लेट्स, है ना, जो स्लेट होती है, जो स्लेट पत्थर है, जिसका पटाल वगैरह काफी यूज होता है, ये 2-3 जगह है, बताओ कहाँ कहाँ होगा। उत्तर काशी, बाकी सेम, नैनीताल और पौड़ी, उत्तर काशी, नैनीताल और पौड़ी में स्लेट यूज होता है। उसके अलावा मार्बल, मार्बल बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्बल बस, बिल्कुल सही पकड़े हैं, एकदम एक्यूरेट। देहरादून, मार्बल 100% इससे संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन बनने की, क्योंकि मार्बल चिप्स देहरादून में एकमात्र स्थान है जहां से मार्बल, मार्बल ही मार्बल बल, है ना। हर बगल की दुकान में मार्बल ही मार्बल वाली दुकानें आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, गंधक हमने देख लिया मोटे तौर पे, कहाँ पे है गंधक, एक एक देहरादून में है और एक चमोली वाला रीजन है ना, मोटे तौर पे। उत्तरकाशी में तो बहुत थोड़ा सा है, वो सूर्यकुंड छोटा सा कुंड है, तो ये मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, एसबेल स्टार्स, एसबेल स्टार्स करके है, एसबेल स्टार्स, ये कहाँ पे है बताओ मुझे, पौड़ी में और अल्मोड़ा में, एसबेल स्टार्स पौड़ी और अल्मोड़ा में, है ना। उसके अलावा और मुझे बताओ, जिप्सम, जिप्सम इसमें लिख रखा है देहरादून, ठीक है, देहरादून में, बहुत बढ़िया। और नैनीताल में, और नैनीताल और टिहरी, पौड़ी, है ना। जिप्सम। अच्छा, उसके अलावा लोहा, लोहा बताने की जरूरत है, कहाँ होता है लोहा प्राप्त, हाँ, नैनीताल। उसके अलावा जो मोर इंपॉर्टेंट, चमोली का मोहन खाल वाला एरिया, और अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तांबा भी बताने की जरूरत है, तांबा, तांबा क्या लगता है, बताओ बताओ। एक तो अल्मोड़ा है,
थोड़ा थोड़ा अन्य जगह भी है, चमोली और हाँ बागेश्वर, टिहरी और नैनीताल और नैनीताल थोड़ा बहुत है ना, और उसके अलावा उत्तरकाशी, देहरादून, उत्तरकाशी, देहरादून, ये सारे रीजन है जहां पे तांबा पाया जाता है। अभी बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल देखते रहो। टिन या सीसा बताओ, सीसा बताओ, सीसा कहाँ कहाँ प्राप्त होता होगा, लेड कहते हैं जिसे आप। हाँ पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून। देखो मुझे भी याद नहीं है और इनको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और उत्तरकाशी, टिहरी, इसको देखने के बाद परेशान मत होना जो ऑनलाइन वाले हो, आप लोगों को सारा याद करने की जरूरत नहीं है, सारा तो याद करना ही नहीं है, मैं खाली आपको सामने रख रहा हूँ बस एक बार इसको। अच्छा टिन, टिन बताओ, ये इंपॉर्टेंट है बस, चमोली में टिन पाया जाता है, चमोली में। अच्छा ये बताओ, एकमात्र इंपॉर्टेंट खनिज जो सबसे महंगा चल रहा है आजकल 1 लाख बार, सोना, सोना बताओ। टीरी, देखो एक तो है शारदा वाला रीजन, शारदा यानी कि काली नदी वाला रीजन, एक है अलकनंदा वाला रीजन, है ना, दूसरा है शारदा, अलकनंदा और एक पिंडर, पिंडर वाला रीजन है। तो वो वाले रीजन है, क्या होता है ना, ये जो नदियां हैं, ये नदियां बहा के लेके आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोना होगा, तो इनकी जो नदियां हैं, नदियों की रेत जो है इसमें मिलता है। एक इतिहासकार है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 1815 के दौरान चमोली में आते हैं, श्रीनगर में आते हैं, तो वो देखते हैं कि श्रीनगर में जो नदी है अलकनंदा नदी, उसमें कुछ लोग सोना निकालने का काम करते हैं और उनका जो आजीविका का साधन है वो सोना है। हालांकि बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन यहां से निकाला जाता है सोना, समझे क्या चीज। हाँ पिंडर तो तुम्हारी नदी है, लेकिन अलकनंदा श्रीनगर वाला रीजन है ना। चलो चलो, लास्ट है, लास्ट, चांदी, चांदी, चांदी ही चांदी, ये भी बहुत महंगा चल रहा है आजकल। चमोली है ना। अच्छा सॉरी, अल्मोड़ा, मैं सोने पे पहुंच गया था, है ना, पिथौरागढ़ भी लिखा है उसमें। अच्छा चलो, इसमें केवल अल्मोड़ा लिखा है, थोड़ा सा होगा तो पिथौरागढ़ वाला रीजन होगा, और तो नहीं लिखा ना उसमें, यही है ना। चलो देखो, अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो चांदी, नीचे से ही चलते हैं, अब मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, चांदी, चांदी 5 स्टार याद कर लो, क्योंकि महंगा धातु है और एक ही जगह है। अल्मोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़ में बहुत कम पाया जाता है, तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ है ना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांदी, ठीक है। सोना 5 स्टार, ये जो नदियां हैं बस ये नदियां याद करनी है, काली नदी, बड़ी नदी, अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदी पिंडर नदी, तो इन नदियों में उनकी रेत में पाया जाता है ना। तो नदी वाला एरिया श्रीनगर में भी पाया जाएगा, केवल नदी याद रखनी है, शारदा नदी, अलकनंदा नदी, पिंडर नदी, ठीक है। तो सोना ये भी 5 स्टार, दूसरा टिन ये भी 5 स्टार, क्योंकि एक ही स्थान है केवल, चमोली, टिन का चमोली, ये भी 5 स्टार, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांदी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, सोना, शारदा, अलकनंदा पिंडर, टिन, चमोली। देखो थोड़ी देर बाद मैं ऐसे बोलूंगा, अभी बोलूंगा चांदी कहाँ पाया जाता है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, सोना, शारदा, अलकनंदा, पिंडर, टिन, चमोली में। हाँ तो ऐसे पूछूंगा मैं थोड़ी देर बाद, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो शीशा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 4 स्टार दे रहा हूं इसको। एक याद रखना है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून और थोड़ा उत्तरकाशी, टिहरी, तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, है ना, 4 स्टार है फिर भी, क्योंकि सीसा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा तांबा, तांबा भी लगभग 5 स्टार मान के चलो, और इसमें जो मैंने एरिया बताए थे आपको, एक तो अल्मोड़ा वाला रीजन याद रखना है, कौन सा वाला, झिरोली वाला,
और चमोली वाला मोहन खाल वाला एरिया याद रखना है, और अन्य छोटे छोटे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा कर रखी है वो, है ना। अच्छा, लोहा, लोहा मैंने आपको बता ही दिया है थोड़ी देर पहले, लोहा सही अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लेकिन आएंगे इससे क्वेश्चन। एक आयरन फाउंड्री है ना, कहाँ पे, काला ढूंगी रामगढ़, कहाँ पे, काला ढूंगी रामगढ़ कहाँ है, नैनीताल में। और उसके अलावा एक अल्मोड़ा वाला रीजन और चमोली में मोहन खाल वाला रीजन, मोहन खाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, जिप्सम, जिप्सम हल्का हल्का, उतना भी नहीं, तो फिर भी देख लो तुम, ये जो अब ये ऊपर वाले खनिज ज्यादातर ये देहरादून वाले रीजन में या उसके बगल में टिहरी में, फिर नैनीताल पौड़ी में थोड़ा सा, तो ये 4 या 4 स्टार मान लो इसको भी, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर भी 4 स्टार दिया मैंने। एब्सटेंस, एस्बेस्टास कहते हैं जिसे, पौड़ी में और अल्मोड़ा में 5 स्टार है। एस्बेस्टास कहाँ है, पौड़ी और अल्मोड़ा में। मार्बल 5 स्टार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मार्बल की चिप देहरादून में। स्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार मान के चलो, क्योंकि हमारे परंपरागत रूप से जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार स्लेट, पटाल, है ना। तो स्लेट, उत्तरकाशी नैनीताल पौड़ी, उत्तरकाशी नैनीताल पौड़ी, उत्तरकाशी नैनीताल पौड़ी। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, 4 स्टार। अल्मोड़ा, नैनीताल पौड़ी, नैनीताल और पौड़ी में स्लेट और ग्रेफाइट तो सेम है, बस उत्तरकाशी में स्लेट पाई जाती है, अल्मोड़ा में ग्रेफाइट पाया जाता है। अच्छा, बेराइट्स, ये भी क्योंकि एक खनिज है, जो एक खनिज है वो इंपॉर्टेंट होता है, केवल एक जिले में है जो, है ना, तो एक जिले में देहरादून में। इसके अलावा सिलिका सैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है, उत्तरकाशी देहरादून में। इसमें बेस मेटल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम इंपोर्टर है, भारत इंपोर्टर है इसका, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं 4 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा जिले हैं इसमें। तो देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़। अच्छा, जो मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे आपदा प्रबंधन में, एक तो 2022 की जो घटना है द्रौपदी का डांडा, उसको जोड़ देना भूस्खलन में, ठीक है, हिमस्खलन भी कह सकते हो आप। तो 2022 की अक्टूबर की घटना है, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में, है ना, उसको जोड़ देना तुम लोग, ठीक है। अगर किसको याद नहीं रहेगा तो मैसेज कर देना एक बार कि कौन सा बोल रहे थे। अच्छा, फॉस्फोराइड देहरादून और टिहरी 4 स्टार। मैग्नेसाइट 5 स्टार, मैग्नेसाइट से कई बार क्वेश्चन पूछे रखे हैं, तो चांडाक, झिरोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और फिर बागेश्वर, चमोली, छोटे छोटे, तो ये 5 स्टार है। डोलोमाइट 4 स्टार, वही देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ वाला एरिया जहां पे लाइमस्टोन या खड़िया पाया जाता है, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ठीक है। तो इतना सारा है, इसको याद रखना है। अभी मैं आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। बताओ मुझे, लाइमस्टोन और खड़िया कहां पाया जाता है, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़। देखो, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, लेकिन एक छूट गया, बागेश्वर। कुछ लोग नीचे वाली लाइन देख रहे होंगे जानबूझ के इसीलिए मैं फास्फोराइट पूछ रहा हूँ। फास्फोराइट कहाँ पाया जाता है, 4 स्टार इंपॉर्टेंट, देहरादून में, टिहरी में, जैसे जैसे नजर पड़ेगी, है ना। अच्छा, अब बताओ, मैग्नेसाइट पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, हर जगह देहरादून चलो, अब बताओ, डोलोमाइट, डोलोमाइट खड़िया वाले ही है, लेकिन कौन कौन से हैं, तो तुम 13 जिले बता रहे हो एक साथ, नाम बताओ क्या क्या थे, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, चमोली की पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, है ना। अच्छा, फास्फोराइट, अब मैं जो 5 स्टार वाले हैं वो पूछूंगा तुम्हें, ठीक है। बेराइट्स कहाँ पे है, देहरादून, इधर देखना ही नहीं है, ईमानदारी से खाली स्लेट पे नजर रखो, स्लेट कहाँ कहाँ पे है, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में। मार्बल, देहरादून में केवल मार्बल की चिप्स। एस्बेस्टास, पौड़ी, अल्मोड़ा में। लोहा, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा। अच्छा देखो ना, तुम ना कुछ दिमाग में
ऐसे इमेजिनेशन करना या इमेज के थ्रू याद करना जिससे कि ये परमानेंट याद हो जाए। अभी क्या है, रटने वाली है ये रटने वाला लंबा समय तक याद नहीं रहेगा, इमेज का हमेशा याद रहता है ना। क्योंकि मैंने वो ब्लॉग देखा है और उसमें मैंने गौचर में तांबे की खान देखी, तो अब मेरे दिमाग में हमेशा याद रहेगा वो, क्योंकि मैंने उसको देखा है। तो जब तुम किसी चीज को देखते हो, ये अक्षर हैं, इनका इमेज में देखना है, लोहा कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे, तो उसको कुछ इस तरह से याद करना है कि परमानेंट याद हो जाएगा। ये जो सबसे ट्रिकी है, सबसे टफ चीज है, सबसे इजी तब लगेगी जब तुम इसको देखना शुरू करोगे। अब मैं आज एक स्टेटस लगाऊंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा, बल्कि अभी भेज दूंगा कि क्या नाम है वो, आयरन और की जो फाउंड्री है, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, ये भेज दी मैंने। हाँ, शीशा तो लेड है, सिलिकॉन सेंट मुझे उतना आइडिया नहीं है, हो सकता है सेम चीज हो या अलग हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, उनके जो अयस्क हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट है तो लोहा, लेकिन उसके रॉ मटेरियल है, तो उसके नाम पे हो सकता है शायद। क्यों, कुछ ऐसा देर का, हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल रहा हो ना वो। अब खैर देखना पड़ेगा वो, एक बार मैं खुद भी वो करूंगा, है ना। चलो आ जाओ। चांदी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सबसे इंपॉर्टेंट चांदी। दूसरा सोना, सोना चांदी, ये याद रखना है। तीन याद रखना है, शीशा याद रखना है। इतनी चीजें याद रखेंगे तो तुम तब जाके तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें इजी होगा, क्योंकि एग्जाम में जिले पूछ रहे हैं भाई, जिले पूछते हैं। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मजा ना आया हो, लेकिन कम से कम, है ना। कल हम दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे, कल हम फिर डैम वगैरह पे चर्चा कर लेंगे, ऊर्जा संसाधन पे चर्चा कर लेंगे, उरेडा पे भी चर्चा करेंगे। सब पढ़ के आना तुम लोग, बैटल बेसिक तो देख लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको दे ही दूंगा फिर भी। तो जैसे उरेडा है ना। अब कुछ लोग जो पुराने वाले स्टूडेंट है, उनको पता है क्या लगता है कि अरे सर तो पुराना ही पढ़ा रहे हैं, ये किताबों में है। लेकिन तो तुमने आयरन फाउंड्री का नाम पहले नहीं सुना होगा, किताबों में नहीं सुना होगा। उसी प्रकार से जो ये सबसे पुरानी खान है उत्तराखंड की, एक जो हमने चर्चा की गौचर वाली, वो नहीं सुनी होगी, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आ जाती हैं। तो ऐसे हीरो नहीं बनना है, कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें भी एग्जाम में आ जाती है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों का भला चाहता हूँ, और जो भला चाहता है उसकी कड़वी बातें भी सुननी चाहिए, नीम के पेड़ की तरह। यदि पत्तियां कड़वी हैं लेकिन हेल्दी होती हैं। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। आप सभी अच्छे से खूब पढ़ो, लास्ट में क्लास के एंड में तो यही कहूंगा, खूब पढ़ो खूब पढ़ो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तैयारी करते रहो, वीडियो का पेपर होगा। जो भी मित्र इसके लिए एलिजिबल थे, पेपर दिया था जिन्होंने,